living. When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms. किससे distinct होना चाहिए? नॉन लिविंग से पहली प्रायोरिटी. हम लिविंग को लिविंग बोल सकते हैं, जो नॉन लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं कर रहा है वो भी लिविंग है, और लिविंग की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोले तो भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये लिविंग है. इज इट क्लियर? तो एग्जिबिटेड डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं खुद में डाइवर्सिटी के लिए, और नॉन लिविंग से जो है वो तो है ही बेटा, वो उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism. इंट्रोडक्टरी देख चुके हैं हम लोग, इसका सबको समझ में आ रहा है. ग्रोथ क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट दैट इज कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई, लिख लो यहाँ पे, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. स्टिमुलाई क्या होता है? कोई भी फिजिकल केमिकल चेंज जिससे आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है. ठीक है, जैसे आवाज, मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज भी एक रिस्पॉन्स है. आपके ईयर में साउंड वेव्स जा रहे हैं बेटा. ओके, वहां से आप उसको फ्रीक्वेंसी को आपके नर्वस सिस्टम ने मैच किया है. आप हिंदी समझते हो तो हिंदी आपको समझ में आ रही है. अभी हम ये फ्रेंच में बोलने लगेंगे, आती नहीं है वैसे मुझे. ठीक है, फ्रेंच और चाइनीज में हम बोलेंगे तो फिर तुम्हें वो समझ में नहीं आएगा कि मैडम क्या बोल रही है. तो दैट इज योर ट्रेंड फ्रीक्वेंसी. आवाज कुछ और नहीं होती. आप जो बचपन से सुनते हो उसकी फ्रीक्वेंसी आपके माइंड में, वो वर्ड, वो लेटर आपने सुना हुआ है, इसलिए आपका माइंड उसको बताता है कि सामने वाले की जो साउंड की फ्रीक्वेंसी आई वो क्या बोल रहा है. मैं जो बोल रही हूँ वो एक्चुअली में मैं बोल नहीं रही हूँ. आपको साउंड के और सुनने की फ्रीक्वेंसी जब मैं बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा. दैट इज नॉट द लेटर. ये यहाँ पे वाइब्रेशन है, उससे ये निकल रहा है और तुम्हारे कान इसको इसी तरीके से सुन रहे हैं. समझ में आया बेटा? तो खैर दूसरा पार्ट है. तो सिंपली कोई भी स्टिमुलाई है उसके रिस्पॉन्स, उसके रिस्पेक्ट में जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग. एक सिंगल बैक्टीरियल सेल भी रिस्पॉन्स करती है. ठीक है, आप बड़े ऑर्गेनिज्म हो, आप ह्यूमन हो, वेल डेवलप्ड हो, आप भी रिस्पॉन्स करते हो. One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emergence to this list. पूरी मैंने लिस्ट आपको दिखाई हुई है. प्रोटोप्लास्ट से लेके आप सारे ऑर्गन सिस्टम और सभी चीजों को रखोगे तो सभी क्या है, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है. डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग कैसे, कि उसका कोई भी लिविंग में एक्सेप्शंस ना हो, तो दैट विल बी डिफाइनिंग प्रॉपर. Let us try to understand each of these. All living organisms grow. Yes, grow करते हैं. Increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. Direct statement है. Right or wrong पूछ लेगा आपसे. Underline करो. Increase in mass and increase in number. पहले बता चुके हैं इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, पढ़ते चलो बस. ये एक सेल है, ये दो सेल हो गई तो भी ये ग्रोथ है. ये एक सेल अपने साइज को बढ़ा दी तो भी ग्रोथ हो गई. ओके, इन बोथ केस ग्रोथ हैपन, ग्रोथ हो रही है वहां पे. वेरी गुड. ये क्या करें? चलो आपके पास. ओके, वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इज इन विट्रो. अब ये नहीं बोलना मैडम दो बार इन क्यों लिखी. ये इन विट्रो एक वर्ड है जो मैंने पहले भी बताया है. मतलब लैब में कोई कंडीशन है, आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज इन विट्रो. बॉडी में, नेचर में हो रहा है वो सब क्या होता है, इन विवो. तो वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस विच ग्रोथ, सेल डिवीजन, या आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हो उसको आप लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल कंडीशन में इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है वो. एक्सपेरिमेंट में आपको पता होता है कि आप चाय बनाने जा रहे हो तो आप दूध डालोगे, चीनी डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, पानी डालोगे, तब उसको बॉयल करोगे तभी चाय बनेगी. तो यहाँ पे भी आपको पता होता है कि आपने ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट दिया, साइटोकाइनिन का ट्रीटमेंट दिया, रूट बनेगी कि शूट बनेगा, फ्लावरिंग का ट्रीटमेंट दे दिया. तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको पता होता है.
ठीक है, तो जब उसको पता है तो वो कितना डाल रहा है, उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, वो इनविट्रो ऑब्जर्व कर सकता है. दैट इज द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, सिंपल रिसर्च, बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. अगर ग्रोथ को उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है लेबोरेटरी में, तो क्या करेगा, काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, इसको वो देख रहा है तो वो कह सकता है कि हाँ अगले 2 घंटे में इतने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए हैं, इसका मतलब सेल डिवाइड हो रही. इज इट क्लियर? तो ऑब्जर्व हो गया इन विट्रो. इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. ग्रोथ भी होगा और रिप्रोडक्शन भी होगा, बट दैट इज एक्सक्लूसिव, मतलब होना ही होना है विदाउट एक्सेप्शन. मल्टीसेलुलर है तो विदाउट ग्रोइंग वो मल्टीसेलुलर नहीं हो सकता. पहले तो थंब रूल है, कोई भी मल्टीसेलुलर प्रेजेंट ही नहीं है जब तक उसका जाइगोट डिवाइड नहीं करेगा. अगेन हम वही कहते हैं, आप बनियान ट्री देख लो या आप एलिफेंट और व्हेल मछली देख लो, तो वो सभी सिंगल सेल से ऑप्टेन हुए हुए, सभी का सिंगल सेल, उसके बाद माइटोसिस और वो ग्रो हुए. तो ऑब्वियसली ग्रोथ जरूरी है. ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जरूरी है लेकिन हमेशा नहीं हो. इसका एक तो मैंने आपको बताया स्टेरिलिटी वाला केस, हनी बी का केस. एक तो आप ऐसे भी समझो ना, हर कोई हर फेज में रिप्रोडक्टिव नहीं है. ओके, आप बॉर्न हुए हो, बॉर्न से आप एडल्ट प्यूबर्टी के पहले आप रिप्रोडक्टिव नहीं हो. आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी कि आप रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए हो. एक प्लांट आपने लगाया, तुरंत उसमें से सीड नहीं आ जाता, तुरंत उसमें से फ्रूट नहीं आता. आपने घर में आम का पेड़ लगाया, लाए आप बीज लगाए, उससे धीरे धीरे पेड़ निकलेगा, पत्तियां निकलेगी, स्टेम निकलेगा, एक पर्टिकुलर हाइट तक हो जाएगा, फिर फ्लावर आएगा, फिर फ्रूट आएगा. तो देयर इज अ रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फेज. तो पहले जो चला फूल पत्ती का आना, फूल का नहीं आना, पत्ती, स्टेम, रूट, सारे स्ट्रक्चर वो क्या होते हैं, वो होते हैं बेटा वेजिटेटिव. तो वेजिटेटिव फेज, ग्रोथ फेज, देन रिप्रोडक्टिव फेज आता. तो सभी क्या है, एक्सक्लूसिवली है, तभी नई जनरेशन फॉर्म होगी बेटा, सिंपल सी बात. आपका अंडरलाइन होना चाहिए, कहानी सुनो लेकिन ऐसे भी मत सुनो कि अंडरलाइन ही नहीं करो. वो क्वेश्चन था, दिस इज क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है ये. In majority of higher animals and plant, growth and reproduction are mutually exclusive events. कि कब तक उसको ग्रोथ करना है, इसको ब्रैकेट में लिखो आप, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव. आई बात समझ में? ये हो गया रिप्रोडक्टिव. और सिंपली आप हायर प्लांट में देख सकते हो इसका डिफ्रेंशिएशन. तो जब आप फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हो तो यू कैन सी कि वो फ्लावर आ गया, तो प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया. अब फ्लावर आएगा तभी उसके अंदर पॉलन ग्रेन बनेगा, तभी उसके अंदर एग होगा. जब पॉलन ग्रेन और एग बना है तभी उसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो फ्रूट बनेगा. कभी भी फ्रूट पहले और फ्लावर बाद में नहीं होता, फ्लावर देन फ्रूट, ये सीक्वेंस है. आई बात समझ में? One must remember that increase in body mass is considered as growth. Again statement है, क्वेश्चन है. इंक्रीज इन बॉडी मास, नंबर के बारे में बात कर लिया आपने माइटोसिस और सेल डिवीजन को रिलेट करके. नाउ इंक्रीज इन बॉडी मास is considered as growth. Non-living objects also grow if we take increase in body mass as a certain as a criteria of for growth. ठीक है, आप अपने घर के आसपास या कहीं पे भी आप देखो, या अभी हम ये टेबल ही है, इस टेबल के ऊपर एक टेबल और रख दें तो इसका ग्रोथ हो जाएगा, इसकी हाइट बढ़ जाएगी. क्लियर? ये अभी हम हटा दे तो इतना यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो टोटल हाइट इसकी कम हो जाएगी. कहीं पे आप डंप कर रहे हो, कचरे डंप हो रहे हैं, तो धीरे धीरे वहां पे एक हिली अपीयरेंस दिखने लगता है. ठीक है, डिपोजिशन, आप मांडवी साइड में देखो, कहीं पे भी देखो, वहां पे अच्छा खासा अब डिपॉजिट होने लगा. जब मैं नई नई आई थी तो बड़ा क्लीन रहता था, अब आ रहा है धीरे धीरे यहाँ पे भी कंटामिनेशन हो रहा है. तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, वो भी देख रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में कि वो एक्सटर्नल ग्रोथ, वो बाहर की तरफ से आप उस पर डिपॉजिट कर सकते, अंदर से पहाड़ ऐसे नहीं बढ़ जाएगा, टिक 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 बढ़ गया पूरा पहाड़, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, क्लियर है बच्चों? माउंटेन, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स टू ग्रो, ये सब आप देख रहे हो. कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी चीजें आप अभी देख रहे हो कि अरे यहाँ तो कुछ था ही नहीं, लैंड थी, और 10 साल बाद आके देख रहे हो कि पूरी की पूरी बिल्डिंग और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग खड़ी हो गई.
तो दैट इज ग्रोथ. ओके. However, this kind of growth exhibited by the non-living object is by accumulation of material on the surface. This is question. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, किसी के पूरे इंडिया में नहीं गलत होते हैं, इसलिए खुद तो गलत करना ही नहीं है. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड. अगेन क्वेश्चन, सब क्वेश्चन है. ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही ग्रोथ को शो कर रहे हैं. ओके बेटा, क्लियर है सबको? Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristics of living system. किसी कंडीशन में, पर्टिकुलर कंडीशन में आप ग्रोथ को देख रहे हो, तो हम लिविंग सिस्टम का उसको कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग सिस्टम. A dead organism does not grow. This is again एमसीक्यू. क्यों? क्योंकि कोई डेथ होता है तो उसके बाद डीके होता है, डीके होता है तो डिकम्पोज होता है, और फिर वो मिट्टी का मानुस मिट्टी में मिल जाता है. जो कहावत है वही अप्लाई हो जाए, जो आपने बायोमोलिक्यूल्स में सुना था मुझसे. ठीक है, कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट है वही आपके बॉडी के अंदर, लेकिन यहाँ पे वाइटल फोर्स है, वहां पे वाइटल फोर्स नहीं है बेटा. तो डेड ऑर्गेनिज्म कभी ग्रो नहीं कर सकता, ना ही एक्सटर्नली ना ही इंटरनली, क्योंकि उसके टिश्यूज, उसके ऑर्गेनिज्म जो सेल कंपोनेंट से बना था, वो सभी अब धीरे धीरे डिग्रेड हो. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आता है रिप्रोडक्शन. Likewise, a characteristics of living organism. In multicellular organism, reproduction referred to the characteristics तो है ही बेटा, to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parent, species to species. Okay, within species, एक ही species को कंटिन्यूटी के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? रिप्रोडक्शन का. अपने लाइफ स्पैन खत्म करके एक स्पीसीज का जो इंडिविजुअल था वो खत्म हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन विदाउट एनी एक्सटिंक्शन वहां पे ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए. तो जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. तो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, एक स्टेटमेंट आता है क्वेश्चन, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज इज बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके. Invariably and implicitly we refer to sexual reproduction. जब भी हम बात करते हैं हायर ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस की बात करते हैं, तो हम रिप्रोडक्शन को कैसे ट्रीट करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. ओके. गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फ्यूजन. तो रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी प्रोसेस आ गई. देन आपको ध्यान रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर वेरिएशन, और इस केस में आपका दो ऑप्शन फिर से, जो आपको मियोसिस के सिग्निफिकेंस में आपने देखा था. मियोसिस दो पार्ट हो जाते हैं इसके, मियोसिस प्लस फर्टिलाइजेशन. तो मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा तभी, क्योंकि फ्यूजन होना है, फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होना है. तो फर्स्ट मियोसिस देन फ्यूजन, इससे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन होती है. तो दिस इज अगेन एक आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रहना चाहिए. ओके, क्लियर है? अगर रिप्रोडक्शन पूछ रहा है और बीच में मियोसिस फर्टिलाइजेशन भी ऑप्शन में है, तो विच वन विल बी मोर एप्रोप्रिएट, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ? ओके बेटा. Rather, organisms reproduce by asexual means also. Fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores they produce. Asexual spore मतलब विदाउट गैमेट फॉर्मेशन स्पोर बन रहे, उससे उनका रिप्रोडक्शन होता है. फंजाई की बॉडी जो होती है वो होती है हैप्लॉइड. पढ़ेंगे हम लोग फंगल क्लासिफिकेशन में, तब देखेंगे इसके बाद. इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक इस्ट इज अगेन यूनिसेलुलर फंजाई. एग्जांपल भी बताया हुआ है दोनों. यूनिसेलुलर फंजाई है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है इसका साइंटिफिक नेम. एंड हाइड्रा, अंडरलाइन करना जो एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में. वी ऑब्जर्व बडिंग, छोटी क्लास से समझते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, आंसर भी किया होगा. ठीक है, बडिंग में एग्जांपल दिया होगा हाइड्रा का.
इन प्लेनेरिया किसमें दिया था? रीजनरेशन में दिया हुआ। प्लेनेरिया फ्लैटवर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन मतलब हर एक पार्ट से पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फिर से अपने आप को डेवलप कर ले रहा है, दैट इज द ट्रू रीजनरेशन। ओके, जैसे आपने छिपकली देखा, छिपकली समझते हो, लिजर्ड छिपकली, उसके पूंछ अगर उसके टेल पार्ट कट होती है तो वो रीजनरेट करती है, लेकिन पूंछ से सिर्फ पूंछ ही आएगी, पूरी की पूरी छिपकली नहीं आएगी। वो जो पूंछ जो उसका टेल पोर्शन कट के चला गया है वो पूरी की पूरी आगे की छिपकली नहीं बना लेती। समझ रहे हो हम क्या बता रहे? तो दैट इज नॉट ट्रू रीजनरेशन। ओके, आपकी स्किन में कट लगा, आपकी नई स्किन आ गई, दैट इज नॉट अ ट्रू रीजनरेशन। आप स्किन को लेके पूरा का पूरा हुआ करके फिर से आदमी नहीं बना दे। समझ में आ रहा है? तो ट्रू रीजनरेशन मार्क करना, ये क्वेश्चन है। दैट इज अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। स्टेटमेंट है डायरेक्ट। The fungi, the filamentous algae, फिलामेंट मतलब एल्गी कुछ इस तरीके से होगी, ये स्पाइरोगायरा एल्गी का स्ट्रक्चर है। फंजाई द फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। अभी यहाँ पे अंडरलाइन कर लो इसको, ये सब क्लासिफिकेशन में आपको समझ में आ जाएगी। प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर क्या होता है, फिलामेंटस एल्गी क्या होती है, ये सब आपको वहां क्लियर हो जाएगा। ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, प्रिकर्सर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेगमेंट, अगर इनके फ्रेगमेंट हो जाएंगे तो ये सभी रीजनरेट करने को शो करते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन से ये अपने आप को फॉर्म कर सकते हैं। मॉसेस आर ब्रायोफाइटा, बस एक चीज यहाँ पे आप लिख लेना, ये कॉमन क्वेश्चन हो जाता है प्लांट किंगडम का और लिविंग ऑर्गेनिज्म का। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. कर लिया हमने इसको cover. That is increase in number of cells. Growth with respect to number, not mass. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Hence, we notice that in single cell organisms, we are not very clear about the uses of these two terms, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आप कैसे बोलोगे उसको? अगर आप बोलते हो कि आपने एक पेट्री प्लेट ली, जैसे समझो कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, तो इस तरीके का आपने एक कप लिया, प्लेट लिया, कुछ भी ऐसे पेट्री प्लेट अगर आपको समझ में नहीं आता, तो एक कांच का स्ट्रक्चर होता है डिस्क जैसा, उसको पेट्री प्लेट कहते हैं। उसमें कल्चर मीडियम रखेंगे क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिटिव मीडियम आ गया, उसके ऊपर आपने बैक्टीरियल कॉलोनी, जो कि कॉलोनी दिखती है, एक बैक्टीरिया सेल नहीं दिखता है। आप कहीं से जो आपके पास सैंपल रहता है वहां से आप प्लग करते हो, उस पर बस टच करा दोगे, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। अब इसको आप प्रॉपर टेम्परेचर टाइम दोगे तो ये मल्टीप्लाई होके अगले दिन आपको उस पर कॉलोनी दिखने लगेगी। दिखाऊंगी मैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी मेरी बात समझ में आई? तो दैट इज व्हाट यू कैन से कि ग्रोथ इन नंबर भी हो गया और नए नए बैक्टीरिया आ गए, बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर, तो रिप्रोडक्शन भी हो गया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज अ साइनोनिमस टर्म्स इन यूनिसेलुलर। Further, there are many organisms which do not reproduce, muse, sterile worker bees, infertile human couple. उस केस में आप उनको नॉन लिविंग नहीं कहते हो, दैट्स वाई रिप्रोडक्शन को कहेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स तो है लेकिन डिफाइनिंग नहीं है। हेंस रिप्रोडक्शन, अगेन इसको मार्क करो, क्वेश्चन है। ऑल्सो कैन नॉट बी, ऑल्सो क्यों आ गया? क्योंकि इसके जस्ट पहले आपने ग्रोथ पढ़ा, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों डिफाइनिंग फीचर नहीं है। कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि ये लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्टिव नहीं। समझ में आई बात बेटा? क्लियर है? सबको क्लियर है? Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. Non-living, अभी ये हम यहाँ पे छोड़ के चले जाएं, दो टेबल हो जाए, ऐसा अपने आप नहीं होने वाला, ठीक है बेटा। तो नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो आप ये कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। ये आपने छोटे क्लास में पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं आपको एड ऑन क्या हो गया कि रिप्रोडक्शन हर लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो भी वो लिविंग बीइंग रह सकता है।
तो दैट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। इज इट क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? जनरल वे में जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, अभी भी हम बोल रहे हैं वो करेक्ट है कि जनरली रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे इटसेल्फ। क्लियर है? आगे ज्यादा एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है, तो फुर्सत में बैठे थे हम कर दो, हम क्योंकि पीपीटी बनाने लगे, उसको भी कंप्लीट नहीं किया, नहीं तो ये सब अलग अलग कलर के दिखते हैं, अलग अलग फॉन्ट के दिखते। तो अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, जस्ट आप अंडरलाइन कर लो एनसीईआरटी में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल, विच केमिकल, ब्रैकेट में लिखो बायोमोलिक्यूल्स। आंसर मिल जाएगा, इसके अंदर क्या क्या है, पूरा चैप्टर कवर है। These chemicals, small and big, micro or macro, belonging to various classes, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, आरएनए, सब एंजाइम वगैरह, हार्मोन, सब कुछ आ गया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सब कुछ आ जाते हैं। वेरियस क्लासेस, साइजेस, फंक्शंस, एक्स्ट्रा आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, जिसको हम बोल रहे थे कि टर्नओवर है। एक मैंने पढ़ाया टर्नओवर, एक पढ़ाया टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर था एंजाइम में, टर्नओवर था कि बायोमोलिक्यूल्स एक दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं। ओके बेटा, हमेशा वहां रिएक्शन चलते रहते हैं, वही लाइन यहाँ लिखा है, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, सम अदर बायोलॉजिकल केमिकल्स। दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शंस, और इन्हीं को हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब वो जुड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो उस पर आ गया आपका एनाबॉलिस, कैटाबॉलिस। क्लियर बेटा? There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously, एक साथ चलते हैं inside all living organisms, be they unicellular और multicellular। जब हमने बोला यूनिसेलुलर है वो बेटा, न्यूट्रिशन भी चाहिए उसको, सेंसिटिविटी भी शो करना है उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन भी करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यूनिसेलुलर है तो एक दो रिएक्शन चल रहा हो, हजारों रिएक्शन उसको भी परफॉर्म करना। ओके, यूनिसेलुलर एल्गी है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो वही फोटोसिंथेसिस उसमें चलेगा, वही फोटोसिंथेसिस आम के पेड़ में भी चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जितने रिएक्शंस वहां पे चलने थे उतने रिएक्शंस यहाँ पे भी चलेंगे। वही सेलुलर रेस्पिरेशन वहां पे चल रहा है, वही सेलुलर रेस्पिरेशन इधर चलेगा। डिफरेंस है प्रोकैरियोट यूकैरियोट वाला। तो रिएक्शंस कई सारे होते हैं, एदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। All plants, animals, fungi and microbes exhibit metabolism. That's why metabolism is one of the defining property. The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism. Statement wise question है. No non-living object exhibits metabolism. कोई भी non-living exhibit organism structure मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करेगा, केमिकल रिएक्शन को शो कर सकता है। ओके बेटा, आप इसको टेम्परेचर दोगे, यहाँ पे एक रिएक्शंस होंगे, आप यहाँ पर आग लगा दो, ये लकड़ी जलने लगे, ठीक है। बॉडी के अंदर भी रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल कन्वर्जन हो रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एंजाइम को टेम्परेचर सेंसिटिविटी पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, ऑप्टिकल टेम्परेचर भी। तो केमिकल रिएक्शंस तो चल रहे हैं, लेकिन वो मेटाबॉलिज्म नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नहीं। ओके, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड। अब ये यहाँ से क्वेश्चन है, पहले भी बता दिया आपको। द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, सेल फ्री सिस्टम मतलब आप उसको लेबोरेटरी में ले आओ, टेस्ट ट्यूब में आपने कुछ केमिकल लिया और आप वहां पे देख रहे हो कि हाँ प्रोटीन कैसे रिएक्ट करता है। जैसे स्टार्च का मैंने बता रखा है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से वो रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप क्या देख रहे हो, स्टार्च को फॉर्म कराने के लिए क्या कंपोनेंट चाहिए, और वो कंडीशन आपने लेबोरेटरी में बना दी, तो आप आर्टिफिशियल स्टार्च बना सकते हो। ओके, लेकिन एक टाइम में आप क्या कर रहे हो, सिर्फ आर्टिफिशियल स्टार्च बना, तो वो रिएक्शन आपने जरूर पढ़ लिख के आइसोलेट करके केमिकल को डिस्कवर करके कर लिया, लेकिन मेटाबॉलिज्म इज नॉट द सिंगल रिएक्शन। दिस इज डेफिनेशन में सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन। तो आप मेटाबॉलिज्म को लाके नहीं टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर सकते हो। बात समझ में आई? डायरेक्ट स्टेटमेंट है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम।
An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living or non living. ना आप उसको living कह सकते हो ना आप उसको non living कह सकते हो, क्योंकि वो रिएक्शन लिविंग का है लेकिन वो कंडीशन नॉन लिविंग की है। इज इट क्लियर? तो ये अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट पूछता है। रिएक्शन पूछेगा तो लिविंग रिएक्शन है, ओके, लिविंग बॉडी नहीं है। और रिएक्शंस ऐसे पूछता है कि नेदर लिविंग नॉन लिविंग, तो दैट इज मोर एक्यूरेट, आप उसको एग्जैक्टली नहीं कह सकते हो। Hence, while metabolism is a defining feature, mark करो first defining feature of all the living organisms without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living things but surely living reaction. Underline कर लो बेटा, समझ में भी आ गया होगा सबको। अब ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट इन्होंने डायरेक्ट दे दिया, ये अलग एक फीचर है बेटा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही थी, तो जब मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट यूनिसेलुलर, वायरस यूनिसेलुलर नहीं है इसीलिए उसको लिविंग में नहीं रखते हैं। वो लिंकिंग है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, भले 3 साल से परेशान कर रखा है, उसको रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं तो क्या करें, जगह दे दो उसको प्रॉपर। तो हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। कैसे आपने प्रूव किया? मेटाबॉलिक प्रोसेस से, ठीक है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म में हो रहे हैं, ओके। उसी रिएक्शन को आपने ट्यूब में ले आए तो आप उसको नेदर लिविंग नॉन लिविंग कह सकते, ओके। उस रिएक्शंस को आप लिविंग रिएक्शन कह सकते हो, उस बॉडी को आप लिविंग बॉडी नहीं कह सकते। तो रिएक्शन के लिए सेल चाहिए था, इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हो गया? डिफाइनिंग फीचर। मार्क करो, अब आपको मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दो मिल गए डिफाइनिंग फीचर। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical, or biological. समझ में आई कहानी? पूरा जो लाइन है इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है। अब इसमें वेरिएशन क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम आ गया, ठीक है, इसमें आपके एक्सटर्नल फैक्टर आ गए, तो हर फैक्टर पे प्रोबेबिलिटी अलग अलग। मैथमेटिकल अप्रोच लगाओ, थोड़ा दिमाग मैथमेटिकल चलना चाहिए, बी बायोलॉजिकल लेकिन थिंकिंग लाइक अ मैथमेटिक्स पर्सन, तो सोच में मैथ्स चलनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बढ़ेंगे ज्यादा। अगर मैं अपनी इस स्किन का एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे मैं इससे भी टफ कर सकती हूँ, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर एग्जिस्टेंस भी हो सकता है, इसको कोई चाकू से भी काट सकता है। देयर इज मल्टीपल वेरिएशन की इस स्किन को किस किस चीज से डील करना पड़ रहा है। तो जिस जिस चीज से डील करना पड़ रहा है, कितना डील करना पड़ रहा है, उतने परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो जाए। छोटा कट, बड़ा कट, डैमेज, पूरा हाथ कट, एक उंगली कट, 4 उंगली कट, तो यू कैन थिंक लाइक अ मैथमेटिशियन। यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन और ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। इस तरीके की आपकी बॉडी, यहाँ से आप घर तक जा रहे हो तो न जाने कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, न जाने किस तरीके की हवा से, न जाने क्या टेम्परेचर आया, कौन हॉर्न बजाया, कौन बुलाया, किसकी आपने सुनी, किसको आपने थप्पड़ मारा, किसको आपने नहीं मारा, कहाँ आप खाना खाए, कहाँ आप क्या किए। तो आप बहुत सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल से स्टिमुलस देते हो अपने बॉडी को सेंस करने के लिए और उसके रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है टेक्निकली ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर, क्योंकि यू कांट से इट कि पूरे लिविंग वर्ल्ड में एक ही रिस्पॉन्स से वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एक स्टिमुलाई के रिस्पेक्ट में कैसा रिस्पॉन्स करेंगे। समझ में आया? जैसे मैंने बताया थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, तो टेम्परेचर हाई में ही उनको रहना पसंद है, दे आर थर्मल लविंग। आपको वहां पे ले जाके रख दिया जाएगा तो आपकी बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगी। क्लियर है बच्चों? तो टेम्परेचर तो एक ही दिया हमने लेकिन रिस्पॉन्स अलग अलग, तो फिर से कॉम्प्लिकेशंस आ गए। ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, तो हर कोई स्पीसीज अपने अपने हिसाब से सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स करता है, ओके, विच इज अंडर द बिहेवियरल। अभी आप पढ़ते हो उसको कि उसका बिहेवियर कैसा है पर्टिकुलर रिस्पॉन्स से।
ठीक है। जैसे जैसे सपोज कोई बहुत धीरे बोलता है तो वो कैसा होता है, पोलाइट नेचर है, कितनी भी बड़ी बात झगड़े की बात आ जाए लेकिन वो बहुत इजी कोई काम होके डील कर लेता है। और कोई बहुत छोटी सी बात में ही गन, आजकल गन निकल जा रहा है, रोड पे चलते गन हो जा रही है, फायरिंग हो जा रहा है। ठीक है। टोल पे एक केस आया था कि टोल पे उसने टोल पे रोका, तुरंत शीशा नीचे, बंदूक निकली, मार दिया। टोल टोल वाले की क्या गलती है भाई? वो एक एम्प्लॉय था, वो वहां पे टोल ले रहा था, उसकी भी फैमिली होगी, इतना क्या इम्पेशेंस होना, ना तुम्हारा दुश्मन है वो, ना तुम्हारा दोस्त है, उसने टोल मांगा, तुम्हें नहीं देना तो तुम डील करो हायर अधिकारी से। ठीक है। तो जस्ट बिहेवियरल भी यू कैन रिलेट कि हाँ, स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकते हैं। ओके बच्चा, तो इट कैन बी फिजिकल, फिजिकल के कुछ एग्जांपल दो। जैसे मैंने धक्का दिया तो ये प्रेशर है, धक्का है, ये फिजिकल हो गया। ठीक है। मैंने कई केमिकल कुछ आपके एकदम ठंडा पानी बर्फ से टच कराया आपको, तो आपने अलग रिस्पॉन्स दिया, तो वो टेम्परेचर भी हुआ और केमिकल भी है वहां पे। आई बात समझ में? उसका टेम्परेचर और वो ठंडा स्ट्रक्चर किस चीज का है, उसके रिस्पॉन्स में भी आपने रिएक्ट किया, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करिए। केमिकल और बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल कैसे हो गया? सारे ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन कर रहे हैं, बायोलॉजिकल है। ह्यूमन एनिमल इंटरेक्ट कर रहे हैं, बायोलॉजिकल है। प्लांट से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, बायोलॉजिकल है। आप एक एप्पल खा रहे हो, आपको मीठा लग रहा है तो आप रिस्पॉन्ड दे रहे हो, आपका नर्वस सिस्टम बता रहा है कि हाँ ये वाला एप्पल मीठा है। आपने एक एप्पल खाया, वो कच्चा है, आपका नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स दिया, तो दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज बायोलॉजिकल। दिन भर में आप करते रहे। समझ में आए बेटा? आप मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, उसमें भी पूरा फिजिकल बायोलॉजिकल सब कुछ आ रहा है। जो मेरी साउंड फ्रीक्वेंसी जा रही है वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी में है बेटा। we sense our environment through our sense organs. It is like कि आपकी, आप देखो इसको समझना, अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको सेंसरी ऑर्गन, लेकिन आप इसको रिलेट करो। अगर आप अपने बॉडी को एक रूम की तरह लेते हो तो उस रूम में किस किस तरीके से वो इंटरेक्ट कर सकता है। यहाँ पे वायरिंग लगी हुई है, वो इससे इंटरेक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिशियन सप्लाई, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है, वायरिंग से आ रहा है। तो इस रूम का बाहर की तरफ कनेक्शन वायरिंग से हो रखा है। ये विंडोज है, ठीक है, यहाँ से कनेक्शन है, यहाँ से हवा आ रही है, तो हम भाई हवा का इफेक्ट देख पा रहे हैं। तो हमारी बॉडी के जितनी भी खिड़कियां हैं जो बाहर से हमें जोड़ती हैं, वो सभी हमारा सेंसरी ऑर्गन हो जाती है, जिनको इंटरनल कंडीशन को सिग्नल देना होता है। ठीक है। नर्वस सिस्टम को यूज करके जो इंटरनल कंडीशन तक पहुंचाते हैं। अगर आप यहाँ से इस दीवार से देखना चाहोगे तो आपको नहीं दिखेगा कि उस साइड क्या है, लेकिन जस्ट आप मूव कर जाओ और इस विंडो से देखो तो आपको दिख रहा है उस साइड क्या है। आपका हर पार्ट सेंसरी ऑर्गन नहीं है। ओके। अब बाकी बात नर्वस सिस्टम में करेंगे इसको। We sense our environment through our sense organs. Plants respond to external factors like light. प्लांट में तो फोटोट्रोपिस्ट देख रहे हो आप, जियोट्रोपिस्ट, फोटोट्रोपिस्ट, इस तरीके के फैक्टर। तो लाइट के दो तरीके से रिस्पॉन्ड, लाइट के टाइम्स के ड्यूरेशन से लाइट की अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं बेटा। फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट। अभी हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं टाइम कि कितने ड्यूरेशन के लिए लाइट थी। वो आप डे और नाइट का कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हो वो उसमें आ जाएगा। रिलेट करना बस, बहुत डिटेल में नहीं है। जो आप डे नाइट का कॉन्सेप्ट देख रहे हो दैट इज द लाइट ड्यूरेशन। आप उसी को लेबोरेटरी में करोगे तो आप जाके वहां भाई जो लैब में कंडीशन है उसमें यूवी रेज वगैरह लाइट लगी हुई है और उसको आप ऑन कर दिए तो फोटो पीरियड स्टार्ट हो गया। क्लियर? टाइम स्टार्ट हो गया। ऑफ कर दिया तो वो रात हो गया लेबोरेटरी कंडीशन में। तो सेम वे में आप समझना, टाइम ड्यूरेशन एक हो गया। एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की प्रॉपर्टी क्या है? लाइट की प्रॉपर्टी क्या है? कैसी लाइट, उस लाइट के रिस्पॉन्स में वो कैसे ग्रोथ कर रहा है। तो लाइट का रेंज आता है बेटा पूरा। तो लाइट का इम्पैक्ट है जिसमें आप सिंपली फोटो पीरियोडिस, दो वर्ड आप नोट डाउन कर लो, फोटो पीरियोडिस एंड फोटोट्रोपिस। किसी को पता है दोनों वर्ड? बेसिक लेक्चर में पढ़ाया हुआ मैंने। फोटो पीरियोडिस, पीरियड को पकड़ो इसमें, फोटो मीन्स लाइट, पीरियड मीन्स टाइम। लाइट के ड्यूरेशन से इंपैक्ट पड़ने वाला, लाइट ड्यूरेशन से रोल चेंज होगा प्लांट में, जो भी बिहेवियरल चेंज होगा आप ऑब्जर्व करोगे, दैट इज लाइट ड्यूरेशन। और ये है लाइट का डायरेक्शन, लाइट डायरेक्शन।
कभी आपने ऑब्जर्व किया हो आपके घर में कोई फ्लावर पॉट लगा हो और आप देखो कि खिड़की की तरफ से जिधर की तरफ रोशनी आ रही है तो कुछ स्पीसीज ऐसी रहेंगी वो हमेशा रोशनी के साइड में आपको ऐसे उसकी ब्रांचेस टिल्ट होती हुई दिखेंगी। आपने लगाया ऐसा था लेकिन वो झुक रही है इधर। तो लाइट के डायरेक्शन में प्लांट का ट्रेवल या प्लांट का रिस्पॉन्स दैट इज फोटोट्रोपिज्म। ओके, तो लाइट का, फिर वाटर, ऑब्वियसली वाटर नीडेड है। आप दिन भर पानी मत डालो, आप देखो रात को शाम को जाके देखोगे आपके प्लांट मुरझाए हुए दिखेंगे, नॉर्मल प्लांट। ठीक है, आप नागफनी कहोगे मैम ये तो मुरझाया नहीं, तो दैट इज जेरिक प्लांट, उसको पानी की नीड नहीं है। तो आप जब उसको लाओगे नर्सरी से तो आपको वहां पे नर्सरी में जो माली रहता है, गार्डनर रहता है, वो बताता है कि इस प्लांट में कितना ड्यूरेशन में आपको पानी देना है। ओके, तो वाटर का रिस्पॉन्स, टेम्परेचर का रिस्पॉन्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली ग्रेजिंग कैटल्स उसको हार्म पहुंचा सकते हैं, तो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। इंसेक्टिवोरस प्लांट आपने सुना होगा। पॉल्यूटेंट का रिस्पॉन्स, पॉल्यूशन से, ऑब्वियसली ये सब इन्वायरमेंटल आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, आपको समझ में आ रहा है। बस बात यह है कि हाँ, प्लांट एक जगह खड़े हैं तो आप उसको उसको ठंड लगेगी तो वो आपके इस रूम में आके बंद नहीं होता, उसको पूरी ठंड बाहर खड़े रहे। आपको ठंड लगी, आप रूम के अंदर गए, आपने रजाई ली, ब्लैंकेट लिया और ओढ़ के आप सो गए। आपको गर्मी लगी, आपने एसी चला लिया, आप नॉर्मल है। एनिमल्स कैन डील, ठीक है। प्लांट्स कांट मूव, तो प्लांट को उसी इन्वायरमेंट में फैक्टर का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है और उनकी एडॉप्टेशन उसी के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो जैसे समर प्लांट होंगे वो समर में ही हरे भरे दिखेंगे, विंटर प्लांट होंगे वो विंटर में ही हरे भरे दिखेंगे। तो दैट इज कि उनके इन्वायरमेंटल कंडीशन का उनपे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। All organisms from the prokaryote to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues. Changes जो हो रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो अब बताओ ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई या नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई? सब बताओ जरा। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो, कोई एक्सेप्शन नहीं है। प्रोकैरियोट भी कर रहे हैं रिस्पॉन्ड, यूकैरियोट भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं। फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए तो हमने कॉम्प्लेक्स और वेरिएशंस का नाम दिया था स्टार्टिंग में कि मोर ऑब्वियस एंड मोर जेन्युइन एंड मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्सियसनेस। हाँ बेटा करेक्ट है, डिफाइनिंग। फोटो पीरियड इज, आगे आपका फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। ठीक है, मैंने बताया कुछ ऐसे सीजनल ब्रीडर हैं प्लांट और एनिमल्स में। जैसे आप गेहूं की फसल आपने अगर अगर दाएं बाएं कहीं देखी है लगे हुए, तो आपने देखा होगा कि एक सीजन है जब गेहूं की फसल लगती है, एक सीजन है जब धान लगता है, राइस लगता है, एक सीजन है कुछ नहीं तो मैंगो, सभी देख रहे हो, सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैंगो को आप देख रहे हो, दैट इज डिपेंडेंट अभी, क्योंकि वो मार्केट में 12 महीना नहीं मिल सकता है, लोगों को उसकी कदर है। ठीक है, यूं नहीं कि हम चले गए और मैंगो ले आए, अगर मिलेगा भी तो कहीं पे बहुत कॉस्टली और बहुत ट्रांसपोर्टेड और प्रिजर्व किया हुआ, नेचुरली प्लांट में मैंगो नहीं लगता 12 महीने। क्लियर है बच्चे? तो इस तरीके से वो क्या हो गया, वो सीजनल डिपेंडेंट हो गया। ब्रीडर मतलब रिप्रोडक्शन, ब्रीड करना, नई ब्रीड को, नई मतलब स्पीसीज है वो रिप्रोड्यूस करना, तो ब्रीडर सीजनल ब्रीडर हो जाएगा। ब्रीडर को आप सिंपली स्पीसीज कर सकते। ओके, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल के केस में ऐसा हो सकता है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। समझ रहे हो ये किस तरीके से केमिकल एंटर कर रहे हैं? आप इनहेल कर रहे हो तो बहुत सारा केमिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आपके नजल पैसेज से एंटर कर रहे हैं, लेकिन उसको कहाँ तक ट्रेवल कराना है, कहाँ पे उसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम होगा, वो आपकी बॉडी को पता है। कहाँ तक अलाउड है, अच्छा ठीक है आने दो, आने दो, यहाँ तक आ जाए, अच्छा नेजल हेयर कुछ ट्रैप कर ले, कुछ म्यूकस लेयर पे ट्रैप हो जाए, इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन अब जैसे कोरोना वायरस का केस है, तो कोरोना वायरस के केस में डे वाइज क्यों डिवाइड किया गया? सिम्टम्स दिखने में ही टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि उसको पूरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक जब मूव कर जाता है वो, और लंग्स में पहुंच के जब वो इन्फेक्ट करके दिखाएगा, एक्सेप्ट कि नेजल इन्फेक्शंस को आप अवॉइड करें, छींकने को आप अवॉइड कर लो, सर्दी को, फ्लू को आप नॉर्मल फ्लू समझ लो, तो आप सीवियर कंडीशन में बॉडी पहुंच जाती है क्योंकि लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं, तब आपको सीवियर सिम्टम्स आते हैं। तो वही क्या हो गया, वो डिपेंडेंट है बेटा कि कहाँ से कैसे एंटर कराना है, कितना। तो हर ऑर्गेनिज्म, अगेन अगर यूनिसेलुलर होगा तो बेटा उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
यूनिवर्सल सराउंडिंग लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सब में प्रेजेंट है। ओके, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, पूरा का पूरा सेल का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ गया यहाँ बैकग्राउंड में, दिमाग में आ जाना चाहिए। तो केमिकल इंटरेक्शन हुआ, एक प्लांट आपने लगाया है, फ्लावर पॉट के अंदर लगाया, वहां पे सॉयल है, उसमें आप वाटर दे रहे हो, कुछ फर्टिलाइजर डाल रहे हो, तो उसका रिस्पॉन्स वो प्लांट के अंदर कैसे आया अगर वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा? तो इंटरेक्शन हुआ, समझ में आ रहा है? नॉन लिविंग का लिविंग से इंटरेक्शन हो गया, कुछ फैक्टर जिसपे उस प्लांट की ग्रोथ डिपेंडेंट है उसको उसने केमिकल एंटरिंग करा के अपने अंदर लिया। समझ में आया बेटा? तो ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी। सिंपल, आप देखो, आपको अभी फीवर आएगा तो सभी जानते हैं पैरासिटामोल ले लेना, लेते हैं, मेडिसिन सबने ली होगी। तो इस तरीके की कुछ जनरल चीजें हैं जो आप केमिकल इंटरेक्शन में बहुत अच्छे से इजी वे में एग्जांपल लेके समझ सकते। All organisms therefore are aware of their surroundings. Human being is the only organism who is aware of himself. वो कैसा दिख रहा है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, इतना सोचने में जिसके पास फालतू का टाइम है, वो कौन है? ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। Consciousness therefore become the defining property. तो metabolism, cell organization and consciousness मार्क कर लो, एक जगह लिख लेना, these are the defining property of living organism. When it comes to human being, it is all the more difficult to define the living state. एक कंडीशन यहाँ पे और दी हुई बेटा, ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना, डायरेक्ट पूछा जाता है। We observe the patients lying in coma in hospital. कोमा वर्ड सुना होगा, एकता कपूर के सीरियल में आए दिन कोई कोमा में चला जाता है, ठीक, बहुत ज्यादा दिखाते हैं उनको। ऑल ऑफ सडन जिसको सीरियल से रोल कम करना उसको कोमा में भेज दो या मार दो, फिर एकाएक वो प्लास्टिक सर्जरी करके जिंदा हो जाएगा 10-20 साल बाद दोबारा। तो हमारे लिविंग ह्यूमन बीइंग में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। आप लिविंग कब कह रहे हो, कब नॉन लिविंग कह रहे हो, और कंडीशंस है। वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स। वेंटिलेटर, वेंटिलेटर बहुत नाम सुना होगा, कोरोना ड्यूरेशन में वेंटिलेटर पे चलेगा पेशेंट, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी। व्हाट इज वेंटिलेटर? आर्टिफिशियल लंग्स, लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, लंग्स हील होने के लिए दवा चल रही है और सपोर्ट सिस्टम वेंटिलेटर के पास है। समझ में आ रही बात? तो उस कंडीशन में मशीन विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स, तो क्या पूरी की पूरी बॉडी उसकी नॉन लिविंग तो नहीं हुआ वो, ठीक है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसका नर्वस सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, तो आपका जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी था वो यहाँ फेल हो। आप उसका हाथ काट के चले जाओ, आप कुछ भी करो, आप उसके एसिड डालो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा है तुम लोगों ने? उसमें झप्पी वाली जो स्टोरी है, एक कैरेक्टर रहता है व्हील चेयर पे रहता है, भूल गया मैं, आनंद, ठीक है, वेरी गुड अच्छे में। तो उसको वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था, बट जब तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो वो कोमा में है, वो ब्रेन डेड है, लेकिन वो नॉन लिविंग नहीं था, वो मरा नहीं था। ओके बच्चा, तो द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, उसके वर्टिपल वाइटल ऑर्गन हो सकता है नहीं वर्क कर रहे हो, तो उस टाइम में उसको सेल्फ कॉन्सियसनेस तो छोड़ो, कॉन्सियसनेस भी नहीं रहेगी। तो ये सारी लाइन कंडीशन दे देगा और पूछेगा कि उस टाइम में क्या है, वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, कॉन्सियस है नहीं है, सेल्फ कॉन्सियसनेस है नहीं है, इस तरीके के ऑप्शंस आपको क्रिएट करें। पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड हो गया, ब्रेन का कोई रिप्लेसेबल नहीं है कि अभी वो आर्टिफिशियल ब्रेन लगा के उसको खड़ा कर दिया जाए, इस तरीके की डिस्कवरी नहीं है। तो आर्टिफिशियल किडनी की सप्लाई, वेंटिलेटर, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ये सब किया जा सकता है उस केस में, बाकी कंडीशन के साथ बहुत सी चीजें इसमें चाहिए। सबसे बड़ा तो आपका बीपी चाहिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट मतलब किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए ब्लड प्रेशर शुड बी नॉर्मल रेट। तो मेन चीज आपको यहाँ पे नोटिस करके नोट डाउन करना है, सेल्फ कॉन्सियसनेस, ब्रेन डेड, और कंडीशन क्या है, लाइंग इन कोमा नॉट डेड। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग? तो आप क्या बोलोगे? लिविंग, ओके। इन हायर क्लासेस you will come to know that all living phenomena are due to the underlying interaction. इसमें तो आपकी मैडम ने पीएचडी कर रखी है, मेरे पीएचडी का टॉपिक ही है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, जीन जीन इंटरेक्शन, जीन प्रोटीन इंटरेक्शन, डिजीज डिजीज इंटरेक्शन, पर्टिकुलर
इन्फेक्टेड पर्सन की हायरार्की का इंटरेक्शन। तो आपका एक डिजीज है तो कितनी डिजीज होने के चांसेस और हैं? एक होता है ना कि हाँ साथ साथ ही चलेंगी, ये डिजीज कॉमन है। तो इस तरीके की आप जो फिनोमिना देख रहे हो, जो भी आपने अभी तक के लिविंग फिनोमिना को देखा, नेदर रिप्रोडक्शन नॉर ग्रोथ नॉर आप कॉन्सियसनेस या किसी को मेटाबॉलिज्म, आप किसी की भी बात कर लो, वो इंडिविजुअल नहीं हो सकता है। विदाउट इंटरेक्शन इट इज नॉट पॉसिबल। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन हायर क्लासेस यू विल come to know that all the living phenomena are due to the underlying interaction। कुछ नहीं तो इंटरनल इंटरेक्शन है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है। क्लियर? आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ोगे, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे, देन ट्रांसलेशन पढ़ोगे, तो वहां पे भी आपको कई सारे इंटरेक्शंस आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द constituent cells but arise as a result of interaction among the constituent cells। एक टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है वो टिश्यू की प्रॉपर्टी। सपोज जाइलम फ्लोएम तुमने सुना है, जाइलम फ्लोएम सबने सुना होगा, वेस्कुलर बंडल आई थिंक सुना होगा, समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, हम उसकी गारंटी देते हैं। ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम इज नॉट अ सिंगल सेल। मेरी स्किन एक सिंगल सेल से स्किन नहीं बने, स्किन इज अ ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज स्किन बेटा। एक्सटर्नल ऑर्गन अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो स्किन इज लार्जेस्ट ऑर्गन। तो ये स्किन स्किन तब है जब ये सेल से टिश्यू से ऑर्गन लेवल तक इसका ऑर्गेनाइजेशन गया। आई बात समझ में? वो जाइलम जाइलम की तरह तब वर्क कर रहा है जब उसके अंदर जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल, जाइलम सेल्स और जाइलम फाइबर प्रेजेंट है। पूरे सब सारे एक तरीके के स्ट्रक्चर मिलके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक एसोसिएटेड नेटवर्क बना रहे हैं, तो वो टिश्यू सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम, वहां पे प्लांट के केस में टिश्यू सिस्टम इज द करेक्ट वर्ड। तो जाइलम परफॉर्म करता है वाटर और मिनरल के कंडक्शन में। तो जाइलम का फंक्शन जाइलम पे डिपेंडेंट है, पूरे स्ट्रक्चर पे, लेकिन एक सेल का अपना एक फंक्शन है। इसलिए तो आप स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल को बोलो, टिश्यू को नहीं बोलते। ओके, हार्ट हार्ट की तरफ तब वर्क करेगा जब हार्ट का पूरा चैम्बर बनेगा, हार्ट हार्ट बन जाएगा। लेकिन हार्ट की सेल इंडिविजुअल फंक्शन कर रही है, मसल्स, लीवर, सब पूरे एक ऑर्गन है। तो जो आप हायरार्की पढ़ते हो ना, सेल, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, उसको ध्यान रखना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइजेस, एक किसी सेल पे वो नहीं है, सेल की प्रॉपर्टी नहीं है। ये नहीं कह सकते आप कि हाँ आपने चीनी और पानी को अलग कर दिया और आपको पानी पी के आप बोलो कि शरबत का टेस्ट आया क्या, या चीनी खा के आप बोलो कि शरबत जैसा लगा क्या। तो ये पॉसिबल नहीं है। जूस जूस होगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग हो सकते, उसी तरीके से ये लिखा हो। Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents। Obviously, जो आपने बायोमोलिक्यूल पढ़े वो प्रॉपर्टीज वो पूरे ऑर्गेनिज की प्रॉपर्टी नहीं बता सकते, इसलिए वो यूनिवर्सल। लिपिड लिपिड है, चाहे वो प्रोकैरियोट में होगा, चाहे वो यूकैरियोट में होगा, चाहे वो प्लांट में है, चाहे वो एनिमल में, वेरिएशंस हैं, लेकिन लिपिड तो लिपिड ही है। प्रोटीन प्रोटीन है, डीएनए यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल आप बोल रहे हैं एक्सेप्ट वायरसेस, तो वहां पे आपको दिख रहा है कि प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो आप समझिए इस चीज को, छोटे छोटे सेंटेंस हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इनकी मीनिंग है। Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelle, but arise as a result of interaction among the molecular component comprising the organelles। एक सेल के अंदर सेल सेल तब तक नहीं होगी जब तक कि देखो सारे इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आपने जितना भी ऑर्गेनेल्स वगैरह सब पढ़ रखे हैं उन सब की आप बात कर लो, वो अपना एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ये अपने आप में इंडिविजुअल है। आप बाहर निकाल दोगे प्रोटीन और लिपिड लेके तो आप बोलो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नहीं, उसका एक पैटर्न है, कितना प्रोटीन कितना लिपिड, कहाँ ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ ग्लाइकोलिपिड, तब बनेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर साइटोप्लाज्म होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, कुछ वाइटल ऑर्गेनेल्स होंगे, नॉट ऑर्गन, ऑर्गेनेल्स होंगे, तब आप बोलते हो उसको मिनिमम यूनिसेल। समझ में आई बात? तो सेल के कंपोनेंट ये डिसाइड करेंगे कि सेल कैसा हो सकता है, लेकिन सेल के फीचर सेल के कंपोनेंट में नहीं है। उन कंपोनेंट के मिलने से सेल का फीचर आए, उस कंपोनेंट का इंडिविजुअल फीचर सेल का फीचर नहीं डिफाइन करे। क्लियर है बेटा? जैसे आपने ऑर्गन और टिश्यू को देखा, वैसे ये सेल और सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स पे चलेगा।
तो ऑब्वियसली उसके लिए उनको क्या करना पड़ा, इंटरेक्शन करना पड़ा। तो जो भी आपको दिख रहा है दैट ऑल आर द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। These interaction result in emergent properties at a higher level of organization. Underline होना चाहिए ये सब. This phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels. आप जब क्लासिफिकेशन सिस्टम देखोगे, हायरार्की देखोगे, तो आप देखोगे कि हाँ कुछ तो फिनोमेना है, कुछ तो बेसिस है जो उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी को इनहेंस करते गए, तब हम हायर ऑर्गेनिज्म तक पढ़ते हैं। क्यों नहीं, हमें चारों तरफ पोरीफेरा ही दिख रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? तो चेंजेस, वेरिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ये सब एक साथ वर्क कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating. रिप्रोडक्शन से ले लो इसको। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब रिप्रोडक्शन। डीएनए ने रेप्लिकेट किया तो डीएनए के 2 नंबर बने, सिंथेसिस ऑफ डीएनए हो गया। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, ऑर्गेनिज्म के 2 नए नंबर क्रिएट हो गए, तो क्या हो गया, सेल्फ रेप्लिकेट हो गया वो। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग चेंज होना, वेरिएशंस इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम, कॉन्सियसनेस, ठीक है, नर्वस सिस्टम जिससे वो रेगुलेट कर रहा है अपने सारे इंटरैक्टिव मैकेनिज्म को। एदर यू कैन से मेटाबॉलिक रिएक्शन और ब्रॉडली यू कैन से कि मेरे पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ रहा है। ओके, तो लेवल डिफरेंट डिफरेंट है बट फंडामेंटल सेम है कि वो उसके रिस्पॉन्स में रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब देखो बेटा तुम लोग यहाँ पे एकदम, इसलिए मैं सेल चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ाती हूँ। अब देखो एक सेल का एक्सटर्नल स्टिमुलाई तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। एक सेल है तो सेल के अंदर मैंने बोला था आईसीएम, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, बाहर बोल रही हूँ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये इसका इन्वायरमेंट हो गया। यहाँ पे हार्मोन घूमते फिरते आ रहा है, उसका रिसेप्टर यहाँ पे है, तो ये इसके रिस्पॉन्ड में यहाँ पे डीएनए को सिग्नल दे देगा। तो हुआ ना इंटरेक्शन, दिया ना रिस्पॉन्स। आप पूरी बॉडी के रिस्पॉन्स की बात कर रहे हो कि हाँ यहाँ लाइट अभी पंखा चलने लगेगा तो हमें रिलैक्स लगेगा, ठीक है, तो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उसी तरीके से एक सिंगल सेल भी रिस्पॉन्ड कर रही है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर इन्वायरमेंट है उसके रिस्पेक्ट में। क्लियर है? बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बहुत नई लाइन आई है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। पूछेगा कभी नहीं बट पूछ ले तो आपको ये सारे स्टेटमेंट का एक लार्ज क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन दे देगा और कई सारे करेक्ट ऑप्शन दे देगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जितने भी आप देख रहे हो आर लिंक टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। अब देखो अगर किसी एक फैमिली ट्री की बात करें, प्रेजेंट में क्या हो गया, कोई पेरेंट्स हैं, पास्ट में क्या हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है, ग्रैंड सन हो सकता है। समझना हम क्या बता रहे हैं? तो पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड सन, इन सबकी शक्लें जरूर, मतलब चांस नहीं है कि एक जैसी हो, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, पहले भी बताया। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो देखने में एक जैसे होंगे, दोनों या तो मेल होंगे, दोनों या तो फीमेल होंगे, बात करेंगे उस पर। बट आप देखो यहाँ पे जो आप एक ले लिए कि एक ही फैमिली के अंदर आप देख रहे हो कि उसके जो प्रेजेंट में जो पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स और आने वाला बच्चा, ये तीनों एक जैसे नहीं दिखते, वेरिएशंस हैं। तो आर लिंक टू वन अनदर बाय शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल। उनके हायरार्की है, उस पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, इसलिए वो एक फैमिली के हैं बेटा। क्लियर है बेटा? बट टू वेरिंग डिग्री, और जो वेरिएशंस दिख रहे हैं, जो उनके अपेयरेंस में चेंजेस हैं, दैट इज द वेरिएशन। तो डिग्री का वेरिएशन हो सकता है, आंखें अलग अलग हो सकती हैं लेकिन आंखें सबके पास हैं। क्लियर है? स्किन का कलर अलग अलग हो सकता है लेकिन स्किन सबके पास है, लीवर सबके पास है, हार्ट सबके पास है। तो जो कॉमन है वो कॉमन हो गया, जो वेरिएबल है वो वेरिएशन है। आई बात समझ में? नेक्स्ट आता है इसमें डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। फिर वही बात है जो अभी हम बोल रहे हैं, वेरिएशंस है। तो एक फैमिली में वेरिएशन है तो बाहर इतनी सारी स्पीसीज में ऑब्वियसली वेरिएशंस होगा, तो वही सारे आप कलेक्टिवली उसको क्या बोलते हो, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का बेसिस है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का पार्ट है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, पढ़ा होगा तुमने, ठीक है, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन।
अगर कैरेक्टर हेरिट नहीं होगा और कैरेक्टर इवॉल्व नहीं होगा तो डाइवर्सिटी नहीं आती। ओरिजिन ऑफ लाइफ मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स दिया, तो पहले एक सेल आया और उसके बाद इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल उसी को आपको रिलेट करना है। If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insect, bird, pet, other animal and plant. कुछ कहानी है इसमें? नहीं है. There are also several organisms that you can't see. मतलब किसकी बात कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वायरस ऑर्गेनिज्म लिखा है इसलिए वायरसेस नहीं बोलना, फिर से ध्यान रखो. With your naked eye, but they are all around you. ठीक है? जैसे हम आपसे एक बार पूछे थे शायद ऑनलाइन लेक्चर में कि आपके घर में कौन कौन है, बताना. तो किसी ने बोला मम्मी पापा भाई बहन मैं अकेले दादी, इस तरीके के रिप्लाई है. लेकिन उस घर में बैक्टीरिया भी है, उस घर में फंगस भी है, उस घर में प्लांट्स भी हैं, उस घर में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. छिपकली भी हो सकती है, कुत्ते बिल्ली भी हो सकती है. आप जनरल टर्म में उनको यूज नहीं करते, बट देयर आर ह्यूज बायोलॉजिकल इंटरेक्शन प्रेजेंट अराउंड यू ऑल ओवर द टाइम. अभी भी आपके इर्द गिर्द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपके कपड़ों पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपकी आंखों पे, आपके नेल्स पे, सब जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म. If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you see would increase. आप बढ़ाते जाओ. आपको स्टडी करनी है, एक सोसाइटी में कितने लोग हैं आप स्टडी कर सकते हो, एक एरिया में कितने आप स्टडी करते हो, फिर अलग अलग एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं वो आप स्टडी करते हो, स्टेट में कितने हैं, पूरे कंट्री में कितने हैं. तो जितना आप पढ़ोगे उतनी डाइवर्सिटी बढ़ेगी आपको. क्लियर? Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. अब आपको डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कहाँ देखने को मिलती है? ऐसी जगह पे जहाँ पे हैबिटेट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल हो. क्या आपको रेगिस्तान में डाइवर्सिटी ज्यादा दिखेगी? रेगिस्तान समझते हो ना, डेजर्ट, उसमें आपको डाइवर्सिटी दिखेगी. आपने मूवीज में सीन देखे होंगे तो दूर दूर तक सिर्फ धूली धूल धूली धूल, बालू बालू रेत आपको पूरा दिखता है. तो वहां पे क्या आपको प्लांट्स दिख रहे हैं? वहां के अपने प्लांट्स हैं, लेकिन वो आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि बहुत डाइवर्स है. अभी आप यहीं पे निकल जाओ, तुरंत हाईवे से क्रॉस करते ही आ जाता है घने घने जंगल आने लगते. पूरे गणपति पुले तक आप जाओ, बहुत सारे घने जंगल आ रहे हैं, पहाड़ दिख रहा है. तो अब आप इसके अंदर जरा घुस के देखो, आप एक एक कदम पे आपको डाइवर्सिटी दिखे. क्यों? क्योंकि ये फेवरेबल है. आपका रत्नागिरी बायोडाइवर्सिटी स्टडी के लिए प्लेस है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड प्लेस है. रिसर्च करने के लिए यहाँ से सैंपल आते हैं, नई नई कोंकण एरिया में नई नई स्पीसीज का भी डिस्कवरी चलता रहता है. ओके, जस्ट बिकॉज आपने एरिया बढ़ाया और वो जितना फेवरेबल होगा उतने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म वहां पे सरवाइव कर सकते. क्लियर है बेटा? If you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. और वो आपस में इंटरेक्ट करके बढ़िया, किससे बचना है किसके साथ रहना है वो उनको भी पता हो. Is different kind of plant, animal or organism that you see represent a species. और इसका पूरा लिंक आपका इकोलॉजी यूनिट में है, मैंने बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर और 35, 36, 37, 38 लास्ट 4 चैप्टर ये लिंक है. टोटल 38 चैप्टर है बायोलॉजी में, अगर आपको नहीं पता हो तो हम रिकॉल करा दें. इस 38 चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर इज लिंक विद द 38 चैप्टर. तो आप समझ सकते हो कि बीच में सब कुछ आपका लिंकिंग ही जाएगा. Each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species. बहुत छोटी सी बात है बेटा, जो आपको दिखता है वही स्पीसीज, उसके अलावा कुछ आपको दिखता नहीं है. जीनस नहीं दिख रहा है, फाइलम नहीं दिख रहा है, किंगडम दिख नहीं रहा है, दैट इज हाइपोथेटिकल. डॉक्यूमेंट में है लेकिन जो दिख रहा है वो स्पीसीज है. आपको ह्यूमन दिख रहा है, गधा दिख रहा है, बंदर दिख रहा है, सब स्पीसीज है. जिसका एग्जिस्टेंस है वो स्पीसीज है. तो नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन. दिस इज नोन, जो डिस्कवर्ड हो गया. और ये एनसीईआरटी का डेटा है, ऑब्वियसली ये इंक्रीज हो चुका है, बट आपको एनसीईआरटी को ध्यान देना. 1.7 से 1.8 मिलियन. मिलियन पता है? 1 मिलियन में कितने लाख? 10 लाख. ठीक है, तो लाख में अगर देगा तो वो भी आपको याद रहना चाहिए, पता चले मिलियन ढूंढ लो. This refers to biodiversity or the number and types of organisms present on earth.
और ये कहते हैं कि ये 15 to 20% ही है जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है। तो ऑब्वियसली कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो अभी तक रिपोर्टेड ही नहीं है, प्रेजेंट है वर्ल्ड। क्लियर बेटा? वी शुड रिमेम्बर here that we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. आप एज ए स्टूडेंट आप पुराने को पढ़ोगे, कोई एज ए रिसर्चर है, कोई टैक्सोनॉमिस्ट है, वो नई की डिस्कवरी में लग जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात आपको? वो कोई ऐसे रेयर स्पीसीज को ढूंढने में जिसको लगेगा कि इस जगह पे होगा, जैसे आपने एनाकोंडा मूवी शायद सुनी हो या देखी, सारे के सारे झुंड में निकल गए, पता नहीं क्या जरूरत है, मरेंगे, दो ही बचेंगे, लेकिन उनका जॉब वही, उनका पैशन वही है, उनको पता है वो घने जंगल में जा रहे हैं, वहां ऐसा होने वाला है, इस एरिया में एनाकोंडा पाए जाते हैं, दैट इज नोन, फिर भी उनको डिस्कवरी करनी है, तो वो कर रहे हैं। अभी आप एज ए स्टूडेंट नहीं करोगे ये, आप क्या करोगे, पढ़ोगे, पहले जो डिस्कवर्ड है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ो, उनका कैसे क्लासिफिकेशन, इसलिए आपके चैप्टर उस हिसाब से, लिविंग वर्ड को समझो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को समझो, प्लांट को समझो, एनिमल को समझो, तो पूरी फर्स्ट यूनिट ऐसे ही चलेगी आप। ठीक है, तो जो पढ़ रहा है वो क्या देखेगा, ओल्ड वन को देखेगा, जो ऑलरेडी नोन वन है उनके बारे में पढ़ेगा। न्यू ऑर्गेनिस्ट को कौन देखेगा, जो रिसर्चर्स हैं वो न्यू ऑर्गेनिस्ट की डिस्कवरी करेंगे और उसका ओल्ड वन से कंपेयर करेंगे। क्लियर है बेटा? एंड कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड, ये प्रोसेस चल रहा है। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local name. अब आ रहे हैं हम धीरे धीरे साइंटिफिक नेमिंग पे। ओके, जैसे आपके साइड में मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, कई सारे अभी प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो इमेज दिखाएंगे, तुम लोग इमेज से पहचान जाओगे, हम कुछ बोलेंगे तुम कुछ बोलते हो उसको। ठीक है, जैसे सिंघाड़ा अभी कोई नहीं जानता है यहाँ पे, लेकिन मैं इमेज दिखाऊंगी तो तुम पहचान जाओगे कि ये क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे आपके सीनियर्स नाम बताते हैं लेकिन मैं भी भूल जाती हूँ। तो अगर हम कांदा, जैसे कांदा ले ले, आपके साइड में कांदा बोला जाता है, हमारे साइड में प्याज बोला जाता है, आप लोग भी प्याज जानते हो, तो दैट इज वेरी कॉमन कि कांदा, बटाटा, हम लोग के साथ साइड में आलू बोलेंगे। तो लोकल रीजनल जैसे लैंग्वेज होती है वैसे लोकल नेम हो सकते हैं, लेकिन अगर सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कांदा, बटाटा, और अलग अलग कहीं पे कुछ बोला जा रहा है, कहीं पे कुछ बोला जा रहा है, तो एक ही चीज के कई नाम हो जाएंगे। समझो कहाँ जा रही है आपकी नेक्स्ट टॉपिक, कहाँ पे जाने वाला, समझ में आ रही बात? कोई उसको रामू बोल दे, कोई उसको श्यामू बोल दे, कोई उसको सोनू बोल दे, कोई मोनू बोल दे, तो देयर इज लाइक ए ह्यूज नेम, और है क्या वो, होमोसेपियंस है, सोनू। ठीक है, तो सिंपल क्या आपको करना है कि पहले तो आपको उसका एक साइंटिफिक नेम देना है। साइंटिफिक नेम इज यूनिवर्सल, पूरी इंटरनेशनल सोसाइटी उसको डिसाइड करेगी, और पूरी इंटरनेशनल सोसाइटी ने बोल दिया कि भाई ये आप सोनू मोनू अपने हिसाब से बुला लेना अपने एरिया में, हमारे लिए तो ये क्या है, होमो सैपियंस सैपियंस। इज इट क्लियर? तो इस डायरेक्शन में आपका अगला स्टडी जाएगा। We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. एक country के अंदर ही, अभी मैंने example दिया तुम्हें जैसे, probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other. अगर हम आपस में interact नहीं करेंगे, जैसे गिलकी, लौकी, ककड़ी, खीरा, तुम लोग जिसको ककड़ी बोलते हो उसको हम लोग खीरा शायद, इस तरीके से कुछ अलग अलग चीजें चलती रहती। तो आप अलग बोल रहे हो, अब मुझे नहीं पता होगा तो मैं तो उससे बोलती हूँ भैया ये ककड़ी नहीं है, ककड़ी नहीं है, क्या ककड़ी कह रहे हो, हमारे साइड में ककड़ी दूसरा होता है। तो वी हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर कि आपका लोकल लैंग्वेज क्या है, हमारी लोकल लैंग्वेज क्या है, लेकिन चीज यही है। तो हम उसको विजुअलाइज करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम अपने लोकल नाम पे लड़ लेते हैं। तो इस तरीके की लड़ाई ना हो, तो साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम पे आ गया। Recognize the confusion that would be created if we did not find a ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. हम किसके बारे में बात करें? Okay. Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. Okay, बेटा? अब आप बोलो कि ये लंदन के हैं, ये ब्रिटिश के हैं, ये यूएसए के हैं, ये साउथ अफ्रीका के हैं, ये इंडिया के हैं, ये पाकिस्तान के हैं, लड़े कटे मरे रहो, लेकिन कॉमन चीज है कि सभी इंसान ह्यूमन बीइंग।
ठीक है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लोगों को लड़ाने में मजा आता है, अपनी जनता को लड़ने में मजा आता है। तो उस सब के ऊपर एक चीज कॉमन है कि वी आर द होमोसेपियंस बेटा, तो वही कॉमन सिस्टम आएगा। क्लियर? दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम, एक ऐसी चीज जिससे सब उसको जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नेमिंग सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या होता है? नॉमेनक्लेचर में आता है। ऑब्वियसली nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. नॉमेनक्लेचर पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, तब नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं। तो एक सीक्वेंस में जा रहा है कि आपको पहले क्या देखना। जैसे अगेन हम आपको बोलते हैं कि आप निकल रहे हो और आपको कुछ एक स्ट्रक्चर दिखा जो पहली बार आपने लाइफ में देखा था, कभी पढ़ा भी नहीं है, लेकिन पता है कि हाँ ये समहाउ सांप ही आ गया मेरे दिमाग में, पता नहीं क्यों, इससे मुझे भी बहुत डर लगता है। तो सांप के स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन एक बच्चा है जो छोटा बच्चा है, वो सांप देखा ही नहीं कभी, तो उसको इससे क्या डर लगे? तो आप देखे हो, आप जानते हो, इसलिए आप डरते हो। ठीक है, नॉर्मल कोई रहेगा तो वो उसको रस्ते की तरह समझ के पकड़ेगा, उसके पीछे बजा रहे चल रहा है तो बच्चा ताली बजाएगा, वो खेलेगा घूमेगा उसके आगे पीछे, बिकॉज वो जान नहीं रहा। तो सेम वे में जस्ट सपोज कि आप नहीं पहचानते हो कि सांप क्या है, तो आप इसको किसी को बता रहे हो कि वहां पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। आपने मेरे को एक कॉल किया कि मैम घर में ना एक ब्लैक कलर का लंबा सा धागे जैसा रस्सी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। मैम तो तुरंत फोन काटेगी। ठीक है, पहले मैम बोलेंगे बेटा वहां से भागो। ठीक है, तो आपको एक कैरेक्टर उसने बताया, वो जान रहे कि वो सांप है, लेकिन उसने कॉल पे बताया मैम ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो मैम ने रिस्पॉन्ड कर दिया। उस कैरेक्टर को पहचानती है कि वो क्या है, तो मैम ने आइडेंटिफाई कर दिया। आई डोंट नो वो सांप है कि नहीं, लेकिन वो सांप जैसा है, तो पहले डिस्टेंस बना, फिर बात करते हैं। अच्छा ये, अच्छा उसके उसके पैर है क्या? नहीं मैम पैर नहीं है, रेंग रहा है। ठीक है, रेंग किस पैटर्न में रहा? एस बना रहा है क्या सपना मैम का? तो वो क्या है, दूर एकदम हट लो। तो ये तो एक जोक ऑफ द पार्ट, और आप इजिली समझ जाओ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके बहुत क्लोजली रिलेटेड कि आपको कुछ इंसेक्ट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो आप उसमें कैटेगराइज करोगे कि उसके विंग्स हैं कि नहीं, उसकी आईज दिख रही है कि नहीं। ठीक है, मोलस्का होगा तो उसके शेल होगा, जैसे यहाँ पे आपके चारों तरफ फैले रहते हैं। ठीक है, तो उसकी एक थिक बॉडी होगी, फ्लैशी फ्लैशी बॉडी होगा, थिक कवरिंग होगा। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो डिफाइनिंग है कि हाँ ये इस तरफ जा रहा है। आप नोन नहीं हो, लेकिन आप बता रहे हो, तो आपने क्या देखा? उसके कैरेक्टर्स को देखा। फिर जहां से आपकी वो कैरेक्टर्स की नॉलेज मैच होके कॉम्बिनेशन आ गया, तो आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ये हो सकता है। आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो मतलब अब हायर में जाएगा, रिपोर्ट होगा, रीजनल रिपोर्ट होगा, नेशनल रिपोर्ट होगा, इंटरनेशनल रिपोर्ट होगा कि कहीं क्या इस तरीके का देखा गया, नहीं देखा गया, तो वो न्यू डिस्कवरी होगा। तो इस पैटर्न में जाने के लिए अगर आज कुछ डिस्कवर्ड हुआ है और उसको आप 20 साल तक सिर्फ ये पैटर्न ही करते रहोगे, तो दैट इज नॉट द सफिशियंट, मतलब ये सही रास्ता नहीं होगा कि आप इस तरीके से उसको नाम दे रहे हो, तब तक तो पता चला 200 और नए ऑर्गेनिज्म आ गए। तो इट शुड बी सिस्टमेटिक, इट शुड बी फास्ट, डेटा होने चाहिए, इमेजेस होते हैं, डेटा होते हैं, सबके सॉफ्टवेयर हैं। आप कोई भी पैटर्न देखना चाहते हो, कोई भी स्किन, उसके डिटेल डालो, उसके नियर बाई सिमिलरिटी आपको मिल जाएगी। नेम आ जाएगा, साइंटिफिक नेम आ जाएगा, लोकल नेम आ जाएगा। अब आप इससे मैच कर लो, क्या ये वही है तो ये ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, मेहनत खराब मत करो, आगे बढ़ो। क्लियर? समझ में आई बात? तो इस तरीके से कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, एंड देन उसको प्रॉपर प्लेस देना है तो क्लासिफाई कर लेंगे बेटा। In order to facilitate the study, numbers of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. Obviously, जो ढूंढ लिया जाएगा उसी को नाम दिया जाएगा, जो नहीं ढूंढा गया उसको क्या नाम? This is acceptable to biologists all over the world. अरे रमेश सर थोड़ा सा for plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in. This is your question. And do the correction. NCERT is wrong here. This is off. Okay. International Code of Botanical Nomenclature. Botany word को पकड़ लो, किसका नेमिंग सिस्टम होगा ये? प्लांट्स का।
हो गया एमसीक्यू। बार बार इसी चैप्टर से यही एमसीक्यू आते हैं। फुल फॉर्म में आपको देगा इंटरनेशनल कोड ऑफ binomial botanical nomenclature and international code for botanical nomenclature. The answer is of। आया हुआ है पीवाई की, इसलिए मैंने करेक्ट करा दी। और ऑफ फॉर जैसा नहीं आ रहा है और फॉर है तो भैया 4 मार्क्स लाने हैं, चुपचाप फॉर करके चले आना। क्लियर है? ऑफ फॉर नहीं आया है, फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, बायोमास नॉमेनक्लेचर, बी का अलग अलग फॉर्म दे रखा है, तो बॉटनिकल को टिक करना और फॉर को करेक्ट कर लेना। तो इसको क्या बोलते हैं? ICBN फुल फॉर्म पूछा जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा मैम बॉटनी का तो हो गया, तो जूलॉजी का भी बता दो। तो दूसरा आप लिख लो, मार्क कर लो, इसमें ऑफ ही लिखा है, कोई करेक्शन नहीं है। इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature, ICZN। The scientific names ensures that each organism has only one name. Local name से उसको कोई मतलब नहीं है। Description of any organism should enable the people in any part of world to arrive at the same name. Okay? आप डेटा डालते जाओ। अभी हम लोग आएंगे टैक्सोनॉमिकल एड सबसे एंड में है, तो आप डेटा डालोगे, आप देखोगे किस किस तरीके से टैक्सोनॉमी में हेल्प करने वाली चीजें हैं। आप नहीं जानते हो लेकिन क्या कोई और जानता है, तो आप वहां तक पहुंच जाओ। They also ensure that such a name has not been used for any other known organism। सोनू एक ही होगा, ठीक है, दूसरा मोनू ही होगा। चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो biologists follow universally accepted principle to provide scientific names to known organisms। और यहीं पे लेक्चर करते हैं खत्म। कल पढ़ेंगे कि किस तरीके से साइंटिफिक नेम देते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वगैरह क्या है उसके डिटेल्स में। अंडरलाइन कर लेना, ये सभी क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग को समझ में आ गया? पैट्री, नुपुर, टाइना, सौदा, तन्वी, वेदांत, क्लियर है?